बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात दुसद मिर्ज़ा साहब के साथ। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। एक तो हम ईद की मुबारकबाद, ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद आप तमाम नाज़रीन कराम को पेश करते हैं। ये बड़ा ख़ास महीना है। इसके जो 10 के 10 दिन हैं वो सारे रमज़ान के बाद में सबसे बड़े दिन, बड़े अहमियत के दिन माने जाते हैं। और वो जो अशरा है, मैंने जो ख़ुसूसन जिस दिन आपका हज हो, वो तो बहुत ख़ास दिन होता है। उसके अंदर जो लोग वहाँ नहीं जाते हैं वो रोज़े रखते हैं और जिससे अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। तो अब ये जो जानवर की कुर्बानी का मसला है, वो जानवर जो है हम कुर्बान तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये मसला ये हो रहा है कि बेसिकली तो ये बात ये हुई कि भाई आपके जो पसंदीदा जो आप उसको पालें बच्चों की तरह से, उसको फिर उसको आप अल्लाह की राह में कुर्बान करें। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि भाई वो जब जिस दिन होता है या एक दो दिन पहले लेके आ जाते हैं और फिर वो कुर्बानी कर देते हैं, आपका देख भी नहीं पाते हैं। लेकिन अब इसमें एक और ख़राबी बात ये हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर कोई शर्म हया नहीं है इन ताजरों को कि जब भी कभी ये मौका आता है जिसमें कि ईद उल अज़हा हो, ईद उल फितर हो, रमज़ान हो, तो ये महंगाई कर देते हैं। हालांकि जबकि यूरोप के अंदर ये होता है कि जब वो उनकी क्रिसमस आती है तो वो लोग सस्ता करते हैं, हर बात को हर चीज़ में सस्ता करते हैं ताकि लोग बात ख़रीदें। तो इस लिहाज से हम ये बात इनको समझनी चाहिए कि ये जो दिन है जिसमें आपको भी सवाब मिलेगा, तो आपको जितना भी हो सके सस्ता करके इसको भेजना चाहिए। तो अब बहरहाल इसमें मसले ये होते हैं कि यहाँ पर बहुत से एजेंट पैदा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा हो गई है। तो बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा हो गई है। तो इसके बाद में हम ये बात कहना चाहते हैं कि बाबा ख़िदमत जो है अब तो इफ्तार ईदी की 6ठी बरसी गुजर गई है और जो फलाई मसालों के दरमियान मसालों की उनकी कोई मिसाल नहीं रखती है, बेमिसाल जो फलाई काम उन्होंने। जी। और उसके बाद में अब कोई आदमी ऐसा नहीं रहा है कि जो अब्दुल्ला सत्तार ईदी को रिप्लेस कर सके या वो जैसी कोई खिदमत अदा कर सके बशमूल ईदी फाउंडेशन के। इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो भी खिदमत तो कर रहे हैं, लेकिन ये कि ईदी जिस अंदाज से मैंने गुर्बत में रहता था, जिस अंदाज से वो मैंने लोगों की खिदमत करता था, तो वो बड़ा यानी एक कार नुमाया है और उसके वजह से सारी दुनिया के अंदर हम पाकिस्तान जो है मशहूर है। कोई दिखावा नहीं था, जी। और किसी को पता भी नहीं चला, दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बना दी उन्होंने। हाँ जी, दुनिया के उसके बाद हेलीकॉप्टर तक था इस एम्बुलेंस के लिए, वो पता नहीं कहाँ है। यहाँ तो लोग छोटे छोटे काम करते हैं, इतना प्रचार करते हैं, फेसबुक पे लगा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, अब दूसरी बात हम जो बात अहम करना चाहते हैं वो कारगिल का जो हीरो है कर्नल शेर खान शहीद को, उसका 23वां यौम शहादत है। टाइगर हिल के महाज पर बहादुरी की जानिसारी की बेमिसाल मुजाहरा किया। 1999 शहादत पर सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशान हैदर दिया गया। अब इसके बारे में बड़ा अजीब व गरीब है कि जब ये इंडिया ने इनको शहीद किया तो जिस अंदाज से जिस जमा मर्दी के साथ ये आदमी लड़ा है, वो इंडिया का जो अफसर था वो उसने एक छोटी सी चिट उनके पे डाल दी कि भाई जिस जमा मर्दी के साथ ये लड़ा है इसको कम से कम सबसे बड़ा फौजी एजाज़ मिलना चाहिए जी। और हमारे यहाँ ये तय रूल है कि निशान हैदर कभी किसी को जो ज़िंदा है उसको नहीं देते हैं, इसलिए कि उसके बाद में निशान हैदर देने के बाद में फिर आपके पास कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि अगर वो फ़र्ज़ के लिए कल जो है वो दुश्मन से मिल जाए या कोई और बात हो जाए। तो इस लिहाज से अगर आप कहें तो वो हमें ये जब इसलिए वो करते हैं कि जब वो शहीद हो जाए तो निशान हैदर दिया जाता है। और इनके बारे में तो ख़ुद जो है दुश्मन ने इस बात का एतराफ़ किया कि ये बड़े बहादुर शख्स थे और उन्होंने जिस अंदाज से जो जंग लड़ी है अपने दुश्मन के साथ में, उसका कोई मुकाबला नहीं है तारीख़ के अंदर। और ख़ुद मैं जब ये कह रहा हूँ कि कौम के बहादुर सपूत कैप्टन कर्नल शेर शहीद के 23वें यौम शहादत के आबाई इलाके सवावी में जो उनकी आखिरी आरामगाह है उस पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। पाक फ़ौज के चाव के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जी और बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, क्योंकि उसकी जो बहादुरी की जो दास्तानें हैं वो हर आदमी के ज़बान ज़द ख़ास आम हैं। और वो जो खिदमत का जो हिस्सा था, जो बहादुरी का जो उनका मुकाम था, वो बहरहाल अभी बहुत से लोगों को मिला है। लेकिन ये है कि उन्होंने भी अब अपने कोई कमी नहीं छोड़ी, उस दुश्मन को अकेले मुकाबला करते रहे। और जब वो शहीद हुए तो जब उन्होंने कहा कि मैं इस आदमी की लाश देखना चाहता हूँ जो हिंदुस्तान के जो फौजी था, फिर उसने एक चिट लिख दी कि इतना बहादुर आदमी है, इसको कम से कम आप एजाज़ से नवाजें जी। तो वो चिट फिर ये पाकिस्तान आई है, पाकिस्तान ने उसको एजाज़ से नवाजा जी।
मेरे साहब कारगिल की वॉर के एक और भी अहम किरदार थे मुशर्रफ साहब, आजकल अलील हैं। जी ये जी भाई बात यह है कि वो उन्हें काफ़ी सख्त बीमारी हो गई है जी। उनके जिस्म से गोश्त जो है हड्डियों उसने साथ छोड़ दिया है, तो इस लिहाज से वो बहरहाल पाकिस्तान तो आ गए हैं। तो अब ये लोग बाग कहते हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन वो आ गए हैं। लेकिन अब ये कि जिस हालत में वो हैं वो हालत ऐसी नहीं है कि उनको मंदिर आम पे आ सकें, वो आदमी देख सकते हैं, जी। बात नहीं कर सकते, उनसे बात भी नहीं होती है जी। अब ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि जिस तरह से, लेकिन बहरहाल उनको भी बड़ा खराज तहसीन पेश किया है जो एक इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जी कि कहने लगा कि साहब आप वो आदमी कम से इतना बहादुर आदमी था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होने के बावजूद वो एक रात यानी 15 किलोमीटर अंदर यानी सरहद के अंदर, हमारी सरहद के अंदर रह के गया, पूरी रात वहाँ अपने कमांडो के साथ उसने गुजारी है। तो उन्होंने कहा, उन लोगों ने उस पर एतराज़ भी किया, उनके एंकर ने कहा कि आप कमाल की बात करते हैं, उस आदमी की तारीफ़ कर रहे हैं जो कि उसने कहा भाई कोई ना कोई ख़ास बात तो उसमें थी ना कि वो वहाँ गया 15 किलोमीटर अंदर जाकर उसने दुश्मन की ज़मीन पर रहकर पूरी रात गुजार गया चीफ ऑफ आर्मी साहब जी। तो वो कोई ख़ास ही बात मैंने उसने कहा कि भाई कोई किसी और में तो हमने ये बात देखी नहीं, जो चीफ ऑफ आर्मी साहब होता है वो तो घर में छुप के बैठता, मतलब बेसिकली कमांडर, वो तो ज़ाहिर कमांड करता ना। यानी मुशर्रफ साहब बतौर कमांडर एक अच्छे आदमी थे, लेकिन बतौर हुक्मरान अच्छे इतने नहीं रहे भाई वो, लेकिन कमांडर बहुत अच्छे थे। बाज़ साहब अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। जी बिल्कुल, इलाही। और अल्लाह ताला बहरहाल कुछ अच्छे काम है, कुछ बुरे काम है भाई। नहीं मीडिया देखे ना, ये जो प्राइवेट चैनल के इन्होंने लाइसेंस दिए वो उन्होंने दिए, उनको क्रेडिट जाता है। बहुत काम किए उस आदमी ने, बहुत काम किए उस आदमी ने, ग्रास रूट लेवल पे इख्तियारात को मुंतकिल किया उन्होंने। वो ये बहुत बड़ा निज़ाम जो अपने नाज़िम का जो निज़ाम बनाया, बल्दियाती निज़ाम, बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम था जी। और सही मानों में उन्होंने कौम को जो है वो मैंने तोहफा दिया बड़े उनको ये क्रेडिट उनको जाता है, उनको जाता है जी। हाँ जी। और नेमतुल्ला खान साहब जब उस दौर में थे कराची में तो उन्होंने बहुत काम किए। जी, नेमतुल्ला खान ने उनसे कोई पैसे नहीं मांगे। उन्होंने कहा साहब बात यह है कि आपके जो बड़े बड़े इदारे हैं, ये जो पोर्ट ट्रस्ट है, ये आपका जो दूसरे इदारे हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं जी, वो हमारी सड़कें इस्तेमाल करते हैं। आप इनसे कहें कि ये हमारी सड़कों पर फ्लाई ओवर बनाएँ जी, ताकि हमारी सहूलत हो, वरना जितने बड़े बड़े ट्रक आते हैं हम कैसे हमारा गुजारा होगा। तो उसने पैसा एक नहीं लिया, लेकिन वो उन्होंने उन अदारों से जो कि बड़े बड़े इदारे थे उनसे ये फ्लाई ओवर बनवाए सारे जो इन्होंने बनवाए जी। और उसमें ICI के में आप देख लें, जो ये पुल है यहाँ पर हमारा डिफेंस में, डिफेंस को और बलोच कॉलोनी के पुल को जो मिलाता है जी, तो वो सब उसने उन लोगों के जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, पाकिस्तानी की कंपनियाँ हैं, उनसे कहा कि भाई आप, परवेज़ मुशर्रफ ने उसकी बात मान ली जी। उसने कहा भाई ये पैसे तो मांग ही नहीं रहा, ये तो कह रहा है कि वो बनवा दें बस, हम तो उसको मॉनिटर करेंगे जी। बिल्कुल सही बन रहा नहीं बन रहा जी। जी मेरे साहब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो दीगर मौज़ूआत पे चलेंगे। नाज़रीन मुख्तसर वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब अब ज़रा ये बारिश पे बात कर लें जी। बारिश बड़ी शदीद हुई है, ये बात बड़ी तबाही मचाई है, बिल्कुल ऐसा मालूम होता है कि दरिया बह रहा है जी। जब हम आपके इलाके में आए राशिद मनास में, तो पानी का रेला की इतनी ताकत थी कि वो जो कई जो बड़ी गाड़ियाँ थी वो बंद हो गई, वो प्रेशर उसका इतना था कि उसको रोक रहा था उसको। तो खैर इन्हें वो अब कभी वो बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही है। ये तो शुक्र है कि रुक जा रही है थोड़ी देर के लिए। वो थर्डो डैम का हाल ये हुआ कि वो इस तरह ओवरफ्लो हुआ कि ऐसा लग रहा है कि आबशार बह रही है कोई, आबशार गिर रही है कोई, इस तरह से हो गया मंजर जी। अच्छा, काफ़ी बड़ा मसला हो गया। इतना हाई अलर्ट होने के बावजूद ये हाल है भाई। अब देखिए ना, अब थर्डो डैम के लिए वो क्या कर सकते हैं, अब ये इतना तो कोई एस्टिमेशन में नहीं आ सकता ना कि उसको अब कितनी ऊंचाई रखें उसकी। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन कराची की सड़कों को अगर आप नाले का नक्काशी का निज़ाम ठीक कर दें, कब्ज़ा माफिया से जान छुड़ाएं। बात ये नहीं है, बात ये है कि जो आपके नाले का निज़ाम है वो मैंने देखा है उबलते हुए यहाँ पर ही, आपके यहाँ पर ही जी। वो पानी ले नहीं सकता है, इतना पानी है, इसलिए कि वो आपने छोटे छोटे बनाए हुए। भाई तो सारे की इतनी ज़रूरत थी एक ज़माने में, अब आपकी तादाद बढ़ गई है तो अब वो क्या करें। अब मेरे साथ बिल्डिंग्स का आपने जाल बिछा कर रख दिया, पूरे शहर में तामीरात। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपका मसला ये हो गया है कि आपने जो सारे काम किए हैं वो बगैर प्लानिंग के किए हैं, और उसके नुकसानात आपको जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और होंगे।
जी। क्योंकि जब भी आपके अभी खुदा न खास्ता है कहीं से वो आ गया, जलजला अगर खुदा जलजला आ गया तो ये आपका मिट्टी के ढेर होंगे सारे के सारे। ये गुलिस्तान जौहर का तो फिर क्या होगा पता नहीं भाई हर जगह पर आपको आप आइए, चुंदरी रोड का क्या होगा, चौधरी खलील जमान रोड का क्या होगा, हाई राइज बनती चली जा रही है। उनकी हाई राइज में शायद थोड़ा थोड़ा वक्फा है, गुलिस्तान जौहर में तो खिड़की से खिड़की मिली हुई है, एक वक्फा निज़ाम नहीं है। भाई बात ये है कि आप जो भी बात कहें, लेकिन बहरहाल बिल्डिंग तो है ना जी, बिल्डिंग तो है, वो भी गिरेगी तो वो भी 16 मंजिला इमारत, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई कोई निज़ाम भी है कि नहीं है, या इमरजेंसी हो जाए। बस यार ये कोई मसला ही नहीं है। यहाँ अभी आपके सामने वो देखिए आग लगी थी ना कुछ दिन पहले, अभी उसका मुआयना हुआ, उसके अंदर 170 रिहायशी फ्लैट्स हैं, तो पता ही चला कि वो कहा गया कि 4 महीने बाद इसको मरम्मत कुछ करेंगे, काबिल इस्तेमाल होगी। अब वो रिस्की होगा या नहीं होगा, नहीं पता नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर इंजीनियर्स कह रहे हैं तो फिर नहीं होगा। मेरे साहब यहाँ पे जब एक बच्ची के उम्र को 14 साल से 18 साल कर दी जाएगी, नहीं तो वो देखो ना, फिर उसके बाद में आखिरकार में आपने भी जंग में हिस्सा लिया, आखिरकार में वो फिर 15 साल हो गए, 15 साल हो गया ना, तो अब ये मुआयने का भी क्या कर सकते हैं, जबकि कुछ वज़रा के शेयर्स हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट में जो आपकी ये है, आपके इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो अपनी रेपुटेशन रखती है, ऐसा नहीं कर सकते। एनडी यूनिवर्सिटी बिल्कुल उनके असातिज़ा पे कोई बात नहीं है, लेकिन जब सरकारी प्रेशर आए तो वो भी क्या कर सकते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में वो नहीं मानेंगे, इस लिहाज से कि अगर वो बात हो गई तो ख़राब करें, क्या प्रेशर आएगा। चलिए बहरहाल मेरे साहब बारिशों से बहुत से लोग मरे हैं, बहुत नुकसान हो गया है, और मुसलसल नुकसान ये पूरा हफ्ता जो है जी, ईद के दिन जो हैं वो भी बारिशों के हैं, और ईद के बाद भी जो दूसरा हफ्ता आ रहा है वो भी बारिशों के हैं जी। तो एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है पाकिस्तान के अंदर और कराची में और पूरे पंजाब में। अच्छा मेरे साहब बलूचिस्तान के ना इमरजेंसी का तो हो गया, उनको आफतज़दा करार दिया गया है, कोयटा को और मुख्तलिफ अजला को, लेकिन अभी तक कोई इमदादी सरगर्मी नज़र नहीं आ रही मुनज़्ज़म तरीके से जो होती रही है पहले। वहाँ पर अपना जो डिसास्टर मैनेजमेंट जो है वहाँ पर काफ़ी उनके पास सामान है और वो दे रहे हैं आप उसको। उस डिज़ास्टर मैनेजमेंट का तो आपने एक झलक आपने मरी में देख ली थी उनकी अहलियत की। नहीं वो तो छोड़ देना जी, मरी का तो लोग खुद भी जो आप देखें ना कि खुद भी अपने खिलाफ बहुत काम करते हैं, वो लूट मार भी करते हैं लोगों को, आप लोगों की अपना वो गाड़ी वहाँ खड़ी कर देते हैं, ट्रक खड़ी कर देते हैं जी, ताकि वो अंदर जो गाड़ियाँ जाएँ वो मुश्किल में जाएँ, तो वो वहाँ की माप छोड़ दें, वो लोग अपने खिलाफ खुद हैं, और बिलाखिर एक दिन ये होगा कि वहाँ पर लोग जाना छोड़ेंगे। एक आध वाक़या हो गया फिर लोग कुछ फ़र्क तो पड़ा है वैसे नहीं पड़ा, फ़र्क हम अभी देख के आए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा हाँ चले पर अब अल्लाह करे सयाहत तो बढ़े ना जी। फिर मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो 2 मौज़ूआत और हैं, उस पर बात कर लेंगे। नाज़रीन मुख्तसर वक्फ़ा है, वक्फ़े की बात आते हैं। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब ये जो अमेरिका ने अफगानिस्तान को इत्तेहादी फ़हरिस्त से निकाला है, भाई निकाला भाई आप देखिए ना, वो उन्होंने ये हमारे अफ़गानी भाई भी जी अमेरिका के बकाए में आ गए, उनके साथ में एक खुफिया माहिदा हुआ था जी, वो उससे मुकर गए आखिरकार में, तो वो आपको डस दे गए हैं, आपको तकलीफ़ पहुँचाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे वो लोग, क्योंकि आपने उनको हराया है, तो हराने के लिए वो आपसे इंतकाम लेंगे और आपसे जो भी आपको तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं, ज़लज़ले की तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं, आप किसी और चीज़ भी कर सकते हैं, तो वो निज़ाम जारी है। आपने फिर वहाँ पर ज़लज़ला ले आए हैं जी, अब वो कुदरती था या मसनूई था, दिस इज़ अनदर क्वेश्चन, हमें तो नहीं मालूम कि ये क्या मसला था, लेकिन बहरहाल वहाँ पर बहुत नुकसानात हुए हैं और पाकिस्तान सबसे पहला मुल्क था जो कि वहाँ पहुँचा है इमदाद के लिए जी। तो बहरहाल अब वो अफगानियों को 2012 में इन्होंने शामिल किया था नेटो इत्तेहादी के तौर पे। नहीं तो वो दूसरी हुकूमत थी ना जी, तो वो अभी उन्होंने ये हुकूमत तो आज़ाद हुकूमत है, तो अशरफ गनी उनका चहीता बंदा था, जाहिर है उसको सपोर्ट करना था उनको, तो उन्होंने शामिल किया, लेकिन ये तो उनके एकदम खिलाफ हैं बज़ाहिर, तो ऐसा ही है। तो नहीं खिलाफ क्या है, बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं, और वो ये आप ये समझते हैं कि वो आपको मदद करेंगे, वो कभी मदद आपकी नहीं करेंगे, इस लिहाज से कि उनका तो मोटो यही है कि आपको तबाह करना है, तो आप खुश फहमी में मुब्तला है कि आपको शायद बचत कर दे, वो बचत कोई नहीं करेंगे आपके लिए। अच्छा, इनका मुतालबा ये है कि भाई आप हमारे अंदरूनी काम में मुदाखला ना करें, हमारे अंदरूनी मामला आते हैं, हम देख लेंगे अपने मुल्क को। भाई वो उन्होंने पहले तो दाइश को वहाँ रखा हुआ है जी, अलकायदा को वहाँ रखा हुआ है, तो क्यों नहीं मुदाखलत करेंगे, उन्होंने तो मुदाखलत का एक पूरा निज़ाम रखा हुआ है, तो ये तो आपको कभी चैन से लेने नहीं देंगे, वहाँ पर सिविल वार कराएंगे। अभी तो आप ये देखें ना, आप देख लीजिएगा, आप सिविल वार होगी वहाँ पर। अभी तो इसीलिए माशी मुश्किलात से आपको दो चार कर रहे हैं कि आपके यहाँ ज़ाहिर लोग फिर तंग आगे बाहर निकलें और लड़ें। नहीं लड़े, अभी तो भाई देखिए बुनियादी तौर पर वहाँ पर क्या लड़ेंगे, अभी वहाँ पर खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, तो किस बात पर लड़ेंगे हम।
लेकिन वो खाने पीने ना हो, लेकिन असला तो सबके पास है ना, एक ये भी मसला है उनके। आप वो तालिबान के होने की मौजूदगी में लड़ाई नहीं कर सकते हैं, सिवाय TTP को ये इख्तियार दिया हुआ है कि पाकिस्तान पे वो हमला करता रहे, कोई मसला नहीं है। वो अब्दुल्ला खान साहब को चाहिए कि उससे रुजू करें उस मामले से, और उस मामले को ठीक करें, उनको TTP को सीधा करें। जी, लेकिन अभी उस पर मुज़ाकरात में उन्होंने कहा तो है कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हो तो आप देखिए, हो तो रही है ना। हाँ, वो अब आप भी अगर अब्दुल्ला खान साहब, आप सियासत करने लग गए हैं और गलत बातें बयान करने लग गए हैं, तो फिर आपका तो हमारा जो है, जो आपके हम तो सारे वक्त में ये सोचते थे कि भाई जो दुनिया में जो कभी भी कोई इनकलाब आएगा या कोई भी आदमी आएंगे जो कि हज़रत इमाम मेहदी के साथ होंगे, वो आप लोग होंगे। अब वो तो ख्वाब रह गया, क्योंकि आप गलत बातें करने लग गए हो। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो वो उनको आप सीधा करें TTP को, और आप उनके लिए उनकी ज़मीन तंग कर दें। इसलिए कि ये नहीं हो सकता है कि आप उनको अपने साथ में भी रखें और हमें आशा देते रहें, यहाँ पे वाक़यात करें, वहाँ उनको शेल्टर मिले। ये तो पाकिस्तान के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन हमारी पार्लियामेंट ने तो खैर उसको इंडोर्स किया और कहा कि ठीक है, आप पार्लियामेंट का जिक्र नहीं करें। आपकी पार्लियामेंट कोई पार्लियामेंट नहीं है। मेरे साहब, पार्लियामेंट को पहले सिक्योरिटी इदारों ने ब्रीफिंग दी, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है जी, आपको जो बेहतर लग रहा है मुल्क के लिए, आप उसको वो काम जारी रखें। तो भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट को आप छोड़ देना। आपको पार्लियामेंट से तो आपको कोई भी उम्मीद की आपकी किरण नज़र नहीं आती है, कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि पार्लियामेंट तो किस किस्म की पार्लियामेंट है? वो ना वो पढ़ने वाले लोग हैं, ना वो कोई कानून बनाने वाले लोग हैं, वो तो माल बनाने वाले लोग हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग कहते हैं कि भाई सभी को कह रहा है, कोई आदमी तो शरीफ भी होगा जी। तो देखिए, बहरहाल एक बात ज़रूर है कि वो लोग अशराफिया में से हैं, उमरा में से हैं, वो लोग बस अपना काम कर रहे हैं, वो अपना एक सिस्टम बनाते हैं और उसी को चलाना चाहते हैं जी। लेकिन मेरे साहब, ये जो अगर ये तालिबान वाला मामला अमेरिका से ख़राब होता है तो इसका असर हम पर पड़ेगा यकीनन। हमारे यहाँ कुछ नहीं, हमारे पर तो पड़ ही रहा है ना कि आपके ऊपर वो फिर और भी हमले करवाएंगे वहाँ तालिबान से जी। और आपको बेसिकली तो मैंने इंडिया से और दिल्ली से आपको सैंडविच कर रहे हैं जी। तो उसमें आप क्या कहेंगे इस बात को कि वो तो अखबार में TTP हमारे ख़िलाफ़ कर रही है, इंडिया हमारे ख़िलाफ़ वैसे कर रहा है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो अफ़गानिस्तान हमारे लिए बहुत अहम मुल्क है, हमारा ब्रदर मुल्क है। हम तो उनके साथ में रहना चाहते हैं, हम उनके साथ मदद करना चाहते हैं, हम उनके साथ में हर तरह की उनके साथ में। लेकिन उन्हें दुनिया के जदीद तकाज़ों को समझना होगा, खुसूसन बच्चों की तालीम के हवाले से। समझे, हमारे तो पड़ोसी हैं, हम तो उनका ख्याल करेंगे। बच्चों की तालीम के हवाले से वहाँ पे उनके खिलाफ बड़ा अभी कर दिया उन्होंने भाई, अभी कर दिया, बहुत बड़े काम किए हैं जी जी। अच्छा जी, अब चले, बरतानिया और अमेरिका ने चीन को खतरनाक करार दे दिया है। और उनके जो एक एडमिरल साहब ने, ये तो पहले से चीन उनके लिए खतरनाक है। नहीं, उनके एडमिरल ने ये बात कही, उनके एक जो चीफ ऑफ आर्मी साहब जो नया बनाया, उसने कहा कि साहब हम वी शुड बी प्रिपेयर फॉर वॉर जी। जो बरतानिया का जो है उसमें, अगर आप चाहते हैं तो उसकी वीडियो क्लिप चला दें जी, तो वो देख लेंगे। एक मिनट की दिखाते हैं अपने नाम, दिखा दीजिए जी। We consistently see that it's the Chinese government that poses the biggest long-term threat to our economic and national security. And by our, I mean both of our nations along with our allies in Europe and elsewhere. And I want to be clear that it's the Chinese government and the Chinese Communist Party that pose the threat we're focused on countering, not the Chinese people, and certainly not Chinese immigrants in our countries who are themselves frequently victims of the Chinese government's lawless aggression. The most game-changing challenge we face comes from the Chinese Communist Party. It's covertly applying pressure across the globe. This might feel abstract,
but it's real and it's pressing. The Chinese government is set on stealing your technology, whatever it is that makes your industry tick, and using it to undercut your business and dominate your market. And they're set on using every tool at their disposal to do it. जी मेरे साहब, अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि चीन की बढ़ती और माशी अस्करी की ताकत जो है चैलेंज बन गई है। रूस की बढ़ती पेशकदमी भी मगरब के लिए खतरा है। यूक्रेन की जंग यूरोप के लिए वबाल जान बन गई है। लेकिन अब ये बात ये है कि अभी उसने पुतिन ने ये कहा है या रूस ने कहा है कि अभी हमने कोई सीरियस जंग ही नहीं की है यूक्रेन के अंदर। जी अभी तो हम सिर्फ अपने गिमिक कर रहे हैं, छोटे मोटे हथियारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके साथ हमने कोई जंग की नहीं। तो अभी आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं आपके साथ में। तो आपने जो अमेरिका से लिया है, वो जो मसला लिया है, एडवांस नसाम लिया है, वो लिया है आपने, जो फिनिक्स लिया है जी, जो ड्रोन जो है वो सुसाइडल है। तो वो कहते हैं कि वो अब आपके उसके जवाब में हम भी आपको बता देंगे। मतलब ये है मीनिंग देर भाई, उन्होंने नहीं कहा ये बात। तो अब वो चीन की जो मैंने माशी तौर पर बहुत मजबूत है। दूसरा जो है वो उसकी जो है अस्करी ताकत भी बढ़ती जा रही है रोज़ बरोज़। वो 3 तो वो बना चुका है, बेड़े जी, बेड़ा जी। तो अभी ये जो सूरत हाल है उसमें अगर आप देखें तो उस सूरत हाल में पाकिस्तान को और रूस को और चीन को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन बहरहाल अभी पाकिस्तान तो उनके लोगों के हत्थे चढ़ गया हुआ है जो कि प्रो अमेरिकन है जी। लेकिन अभी कभी तो भाई मैं सवाल करता हूँ, कभी तो आज़ाद हो गए नहीं हो गए। हमेशा अमेरिका की गोद में रहना है आपको। ये जब तक कर्जा रहेगा कैसे आज़ाद होंगे? जब तक हमारे मुआशी मामलात भी आज़ाद हो सकते हैं, अगर आप चाहें तो आज़ाद हो सकते हैं, ये बात नहीं है। ये जब तक अल्ले तल्ले ख़त्म नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, आसान बात ये है कि आपकी जो खर्चाजात है, शाहाना अंदाज है ना, वो खत्म करेंगे। वो ज़ाहिर है डिपेंड करना पड़ेगा। आप जिस दिन भी ख़त्म कर देंगे जी, उस दिन आप मुल्क को बचा लेंगे जी। मेरे साहब, लेकिन अगर ये टकराव वाली कैफियत हो ही जाती है चीन अमेरिका की तो नहीं करेंगे। ये हर एक आदमी जज करता है कितनी ताकत है। हाँ बस ये मसल की लड़ाई होती है भाई। अगर न्यूक्लियर वार हो गई तो बचेगा क्या दुनिया में? हाँ, फिर तो ना वो बचेंगे ना वो बचेंगे। तो वो जानते हैं इस बात को, सब जानते हैं। और फिर मुआशी तौर पे इतने एक दूसरे से इन्वॉल्व हुए हैं ना, एक दूसरे का सामान लेना। बताया था कि कितना कर्जा है इनके ऊपर। अमेरिका का सबसे बड़ा कर्जा है, मैंने मकरूज चाइना का है अमेरिका। तो फिर कैसे वो भी तो सोचेंगे ना कि हमारे तो पैसे ही डूब गए अगर हमने इन पे लड़ाई मुसलत की। हाँ वही बात ही है। मैं वही बात कहता हूँ कि ये सही बात आप कर रहे हैं कि ऐसा ही होगा, क्योंकि वो जब करेंगे। अब यूक्रेन की जंग जो है बेसिकली उन्होंने जब ये कहा है, ब्रिटिश के कमांडर ने वो कहा कि साहब ये एक दफ़ा फिर जो है यूरोप के अंदर जो है वो जंग आ गई है जी, यूक्रेन की वजह से। दोनों जंगें वहीं लड़ी गई। हाँ, आलमी। तो अब हमें जो है कुछ ना कुछ इस पर तैयार, अपनी फ़ौज को हुक्म दिया है कि अब आप तैयार रहें जी, हमें कोई बड़े करने चाहिए। हालांकि बोरिस जॉनसन ने वो गया यूक्रेन, फिर आके इस्तीफ़ा दे दिया। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि यूक्रेन की जंग जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है और अमेरिका बहरहाल जिस अंदाज से तेज़ी से उनकी हेल्प कर रहा है वो फिर जाकर बड़ी लड़ाई पर ही जाकर रुकेगा जी। तो उस लिहाज से आपको ये कोशिश ये करनी चाहिए कि दुनिया भर के लोगों को कि भाई ये जंग जो है अब रुक जाए, और यूक्रेन के गरीब लोगों को भी जो कि। लेकिन वो कहते हैं कि भाई जब शाम में इराक़ में हुआ था उस वक्त तो आप बोलते नहीं थे क्योंकि वो लोग मुसलमान हैं, किसी बेगुनाह के मरने की फिक्र नहीं थी उसमें। आप जब आपको यूक्रेन में हो रहा है तो आपको नींद नहीं आती है। लेकिन फिर आप ये समझ लें कि शाम यानी यूक्रेन शाम इराक़ है जी, और जो है वो रशिया जो है अमेरिका है, तो फिर आपको नींद आ जाएगी आराम से। जी, लारोफ ने कहा है जो उनका सरगेई लारोफ, हाँ, उनके वजीर खारजा जी। बहरहाल अल्लाह करे जंग रुक जाए। जंग रुकने का एक इम्पैक्ट तो सबसे पहले ये आएगा कि तेल की कीमतें कुछ कम होंगी और कीमतें वैसे ही कम हो रही हैं। हाँ कम हो रही है, लेकिन अगर जंग रुक जाएगी तो फिर इंशाल्लाह और मजीद बेहतरी आएगी और फिर मुआशी मसाइल मुल्कों के हल होना शुरू हो जाएंगे। मेरे साथ वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।